क्लास 11th हिंदी मीडियम. Today in your online class subject physics, your chapter 4, the title of the chapter is the motion in a plane. आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो है वो चैप्टर का नाम है समतल में गति. अध्याय 4 समतल में गति. इसके पहले जो भी ऑनलाइन क्लास हुए हैं उनमें आपको सब बताया गया है. कॉपी आप बनाते रहिए, नोट्स तैयार करिए. आपको जो नोट्स भी भेजे जा रहे हैं, तो जो नोट्स भेजे जा रहे हैं उनके हेल्प से आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट जरूर करिए. ठीक है, क्योंकि फेयर कॉपी ही आपका एक तरह का प्रमाणिक रूप है कि आप क्या पढ़े हैं. आपको पढ़ने में, एग्जाम देने में मदद मिलेगी आपको अपने फेयर कॉपी से. ठीक है, तो जो सेंडिंग नोट्स जो किए जा रहे हैं, जो भेजे जाते हैं नोट्स, उनसे आप फेयर कॉपी बनाइए कंटिन्यू इस है डेली का. तो जो आपका चैप्टर है आज वो समतल में गति. समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन. इसमें लगभग लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, 4th चैप्टर में. इसमें है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि एक समान वृत्तीय गति. ठीक है, तो वृत्तीय गति तो ठीक है, आप समझ जाएंगे कि वृत्तीय गति क्या है. कि जब कोई वस्तु या कोई कण किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उससे एक समान दूरी बनाई रखती हुई गति करती है, तो वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं. ध्यान देना है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, मतलब गति के दौरान वो जो बिंदु है वो एक निश्चित बिंदु है, एक फिक्स पॉइंट है, बिंदु नहीं बदलता है, एक निश्चित बिंदु है. गति के दौरान वो बिंदु एक निश्चित बिंदु रहेगा, फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं, याद रखना. तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर और उस केंद्र से अपनी जो वस्तु की दूरी है वो एक समान बनाए रखती हुई, मतलब जो निश्चित बिंदु है और गति के दौरान जो वस्तु की दूरी है, निश्चित बिंदु और वस्तु के बीच की दूरी एक निश्चित दूरी है, एक समान बनाए रखते हुए गति के दौरान ये दूरी परिवर्तित नहीं होगी कि कभी 4 सेंटीमीटर है तो कभी 3 हो जाए, कभी 5 हो जाए, है ना. पॉइंट में भी नहीं बदलेगा. तो मतलब कहने का कि निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर कोई वस्तु गति करती है, उस निश्चित बिंदु से वस्तु अपनी दूरी एक समान बनाए रखते हुए गति करती है. गति के दौरान निश्चित बिंदु और वस्तु के बीच की दूरी सदैव एक समान रहती है. ठीक है, वो कम अधिक नहीं होगा. तो निश्चित ही वस्तु जब बिंदु के चारों ओर, निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है तो वह एक वृत्तीय मार्ग में गति करेगी. ठीक है, तो इस तरह की जो वस्तु की गति है उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं. तो ध्यान देना है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर केंद्र से एक निश्चित दूरी बनाई रखती हुई गति करती है तो वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहा जाता है. तथा उस निश्चित बिंदु को वृत्तीय मार्ग का केंद्र कहते हैं. उस निश्चित बिंदु को वृत्तीय मार्ग का केंद्र कहते हैं. ठीक है, तथा एक समान दूरी बनाई रखती हुई गति करती है. तो जो एक समान दूरी होती है वो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कहलाती है. वह
वृत्तीय मार्ग की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या हर जगह केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, चाहे हम परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र की दूरी लें, वो एक समान रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर और उससे एक समान दूरी बनाई रखती हुई, अर्थात वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या एक समान रहती है, तो वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। अब इसमें इसके जो वृत्तीय गति है उसके पहले जुड़ा है एक समान। एक समान का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान देना है कि जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक समान दूरी बनाई रखती हुई गति करती है, तो वह एक नियत चाल से गति करती है। ठीक है, एक नियत चाल, लेकिन चाल की दिशा लगातार बदलती जाती है। चूंकि चाल अदिश राशि है, इसलिए चाल की दिशा बदले या ना बदले उससे बहुत नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दिशा बदलने का अर्थ है चाल की कि उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यद्यपि वेग का परिमाण के एक समान रहता है, लेकिन वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्तीय गति के दौरान कोई वस्तु एक नियत चाल से गति कर सकती है, लेकिन चाल की दिशा अर्थात वेग की दिशा बदलती रहती है। तो चाल जो होती है नियत रहती है। तो इस तरह से एक समान चाल, एक समान जो शब्द आया है वो एक चाल के लिए आया है कि चाल एक समान रहती है। ठीक है, लेकिन वेग नहीं रहती है एक समान। क्यों? क्योंकि वेग का परिमाण तो ठीक है, एक समान रहता है, लेकिन वेग जो है एक सदिश राशि है। तो यदि वेग का परिमाण न बदले लेकिन वेग की दिशा बदले, तो वेग में परिवर्तन माना जाएगा और बहुत प्रभावित होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर या किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत चाल से चलती है। नियत चाल मतलब चाल नहीं बदलता है। वो जो एक समान शब्द आया है वो चाल के लिए ही आया है कि चाल एक समान रहती है। ठीक है, तो एक समान नियत चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो इस तरह से हम वृत्तीय गति में आप देखें। इसके बाद हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु ए पर है, ए से बी तक वह गति करके जाती है कितना समय में? डेल्टा समय। ए से बी तक डेल्टा समय में पहुंचती है। ए पर वेग की दिशा, ए पर खींचे गए जो स्पर्श रेखा है उसकी दिशा होगी v1 और बिंदु बी पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा v2 है। यहाँ v1 और v2 की दिशा अलग अलग है। ठीक है, और वृत्तीय गति के दौरान हम किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा ज्ञात करने के लिए यदि उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति करते हुए वस्तु की गति की दिशा होगी, वेग की दिशा होगी। तो ए से बी तक जब पहुंचती है तो केंद्र पर डेल्टा समय में डेल थीटा कोण आंतरित करती है। केंद्र पर वस्तु कितने समय में? डेल्टा समय में। और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या OA = स्मॉल r। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोणीय विस्थापन क्या है। विस्थापन तो आप जान रहे हैं साधारणता। अब यहाँ कोणीय विस्थापन की बात आती है तो कोणीय विस्थापन वह कोण है जो वृत्तीय गति के दौरान किसी समय में कण केंद्र पर किसी निश्चित रेखा के साथ बनाती है। इसका मात्रक रेडियन होता है। मतलब कहने का कोणीय विस्थापन क्या है? यहाँ डेल थीटा जो है कोणीय विस्थापन किसी निश्चित समय डेल्टा समय में केंद्र पर बनाया गया कोण
डेल थीटा है, तो ये जो डेल थीटा है कोण है वो कोणीय विस्थापन है। तो वृत्तीय गति के दौरान किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा केंद्र पर किसी निश्चित रेखा से बनाए गए कोण को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। यहाँ कोई निश्चित रेखा हम कोई ले सकते हैं क्योंकि प्रारंभिक स्थिति का है। तो किसी निश्चित समय में वृत्तीय गति के दौरान वस्तु के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण या केंद्र पर बनाए गए कोण को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। चूंकि कोणीय विस्थापन कोण से मापा जाता है और कोण का जो एक मात्रक है वो रेडियन भी है, तो इसका मात्रक रेडियन होता है और डेल थीटा से लिखा जाता है। आप लिख सकते हैं डेल थीटा से लिखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग जिस तरह से विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, उसी तरह से कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का सरल तरीका है कि कोणीय वेग वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक जो होता है वो रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो कोणीय वेग क्या है? ध्यान देना है कि वृत्तीय गति के दौरान हम कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन की दर को, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि वृत्तीय गति के दौरान इकाई समय में वस्तु द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण, बनाए गए कोण को हम कोणीय वेग कहते हैं। तो इकाई समय में मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय, और कोणीय विस्थापन बटे समय ही कोणीय विस्थापन की दर है। तो इस तरह से कोणीय वेग जो है कि कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। या इकाई समय में वृत्तीय गति के दौरान किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में बनाए गए कोण को या उत्पन्न कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। यदि कोणीय विस्थापन डेल थीटा है और लिया गया समय डेल टी है, तो ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये कोणीय वेग का सूत्र है। और कोणीय वेग का मात्रक यदि हम डेल थीटा को रेडियन से लें और डेल टी को सेकंड से लें तो रेडियन प्रति सेकंड। इस तरह कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड हुआ। इसके बाद हम आगे आ रहे हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। रेखीय वेग का अर्थ होता है सामान्यतः जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति करती है तो उस समय उसकी गति को रेखीय वेग कहते हैं, है ना। उस समय उसकी जो वेग होगी वो रेखीय वेग। और कोणीय वेग जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है तो कोणीय वेग। तो रेखीय वेग का संकेत भी है और कोणीय वेग का संकेत ओमेगा है। तो ओमेगा और भी में क्या संबंध है ये हमें ध्यान देना है। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ये है कि ये वृत्तीय गति कर रही है ना, तो यदि डेल टी समय में केंद्र पर आंतरिक कोण डेल थीटा, ये कोई वस्तु ए पर है, डेल टी समय के बाद बी तक पहुंचती है, केंद्र में डेल थीटा कोण आंतरित करती है, तो उस समय जो है डेल टी समय में केंद्र पर बनाया गया कोण डेल थीटा है। तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अर्थात डेल थीटा अपॉन डेल टी है। तो हम यहाँ पर कोण के लिए लिख जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ डेल थीटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो डेल थीटा बराबर हम देख रहे हैं चित्र में ए बी जो है एक चाप, ठीक है, एक परिधि का टुकड़ा ए बी। तो यहाँ डेल थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन आर, ये समीकरण नंबर हम 2 दे सकते हैं। और डेल थीटा के इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी में ये हम मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो
समीकरण एक में डेल थीटा का मान यदि हम रखें तो ओमेगा इक्वल टू ये डेल थीटा की वैल्यू हुई ए बी अपॉन आर, तो ए बी अपॉन आर डेल थीटा और डेल टी नीचे है ही, तो इसको अरेंज करेंगे तो ए बी अपॉन डेल टी, ए बी अपॉन डेल टी इंटू 1 बाई आर। अब है क्या ये ए बी अपॉन डेल टी क्या है, ए बी एक परिधि का टुकड़ा है, ठीक है, ये वस्तु द्वारा चली गई दूरी है ए बी वृत्तीय मार्ग पर, कितने समय में, डेल टी समय में, तो एक तरह से ये चली गई दूरी है। तो यहाँ ए बी अपॉन डेल टी को परिभाषित किया जा सकता है दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय जो है ये एक रेखीय वेग है, ठीक है। तो v इक्वल टू ए बी अपॉन डेल टी मिला, तो इस सूत्र में हम ए बी अपॉन डेल टी की जगह v रख देंगे, तो ये ओमेगा इक्वल टू v इंटू 1 अपॉन आर, v इंटू 1 अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू v अपॉन आर। तो ओमेगा इक्वल टू आपको क्या मिला, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। और v क्या है, रेखीय वेग है, r क्या है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है वो क्या है, कोणीय वेग। तो इस तरह से रेखीय वेग बराबर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या गुणे कोणीय वेग, v बराबर r ओमेगा, ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोणीय वेग और रेखीय वेग किसे कहते हैं, इनमें संबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। वहां आपको नहीं बताया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि v इक्वल टू आर ओमेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम संबंध की व्युत्पत्ति करेंगे वो रिजल्ट में हमको v इक्वल टू आर ओमेगा मिलेगा। अब इसके बाद हम देखे हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो फिर जब दो तरह के विस्थापन होते हैं, एक रेखीय विस्थापन एक कोणीय विस्थापन, वेग दो तरह का हुआ, एक रेखीय वेग दूसरा कोणीय वेग, तो त्वरण भी दो प्रकार के होंगे, ठीक है, एक रेखीय त्वरण होगा और एक कोणीय त्वरण होगा। तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण को हमें समझना है और इसके बीच हमको संबंध की व्युत्पत्ति करना है। तो किस तरह से किया जाएगा ये ध्यान देना। तो चित्र वही रहेगा, चित्र को बदलना नहीं है। इसके बाद हम देख रहे हैं कोणीय वेग। तो कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध, ये जो कोणीय त्वरण है उसको अल्फा से लिखा जाता है और रेखीय त्वरण को एक स्मॉल ए से लिखा जाता है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, सबसे पहले हम कोणीय त्वरण को परिभाषित कर दें। तो कोणीय त्वरण क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण डैश, तो लिखेंगे कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, अथवा कहा जा सकता है कि एकांक समय में कोणीय वेग में परिवर्तन को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। अर्थात अल्फा इक्वल टू लिखा जा सकता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर है और ये कोणीय त्वरण से लिखा जाएगा। और रेखीय त्वरण आपको मालूम कि रेखीय त्वरण जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति करती है, ठीक है, तो इस तरह की गति को हम कह देते हैं, जो कोई वस्तु सरल रेखीय गति करती है तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है वो रेखीय वेग है, ठीक है, या रेखीय विस्थापन या विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। तो हम यहाँ पर रेखीय वेग के लिए भी परिभाषा लिख दें, तो रेखीय वेग को रेखीय त्वरण, इसको ए से लिखेंगे, तो ए इक्वल टू मिलेगा
कि हम कैसे कहेंगे इसको कि रेखीय विस्थापन की दर है ना, या वो रेखीय त्वरण है तो रेखीय वेग में परिवर्तन की दर, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। रेखीय त्वरण का समान अर्थ त्वरण से ही है, हम ना भी कहें रेखीय त्वरण है ना, त्वरण भर कहते हैं तो उसका अर्थ सरल रेखीय गति से ही है। यदि कोणीय त्वरण है तो कोणीय कहा जाएगा, यदि नहीं कहा जा रहा है कोणीय, केवल त्वरण भर कहा जा रहा है तो उसका अर्थ रेखीय त्वरण से ही है, तो रेखीय त्वरण कहते हैं। और रेखीय त्वरण ए इक्वल, ये रेखीय त्वरण ए इक्वल टू क्या मिलेगा, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर dv अपॉन dt, dv अपॉन dt मिलेगा हमको। ये v क्या है, वेग, तो वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से हम अब इसको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सिद्ध करना है, बहुत सरल है सिद्ध करना। हम कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध अभी सिद्ध किए हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब हम इस v इक्वल टू आर ओमेगा का समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, है ना, डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो v इक्वल टू आर ओमेगा का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये मिलेगा dv अपॉन dt इक्वल टू आर। आर यहाँ पर निश्चित मान है, किसी प्रति गति में आर का मान सदैव नियत रहेगा, तो आर यहाँ नियतांक के रूप में लिया जाएगा, तो आर और डी ओमेगा अपॉन dt। और अभी हम देखेंगे हमारे सामने लिखा है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt और a इक्वल टू dv अपॉन dt। हमारे पास दोनों यहाँ मान आ रहे हैं, तो हम dv अपॉन dt की जगह a लिख सकते हैं r और d ओमेगा अपॉन dt की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला, रेखीय त्वरण बराबर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या गुणे कोणीय त्वरण। और यहाँ पर r नियत है, यहाँ लिख देना है आपको r नियत, r की वैल्यू नियत है। तो ये सूत्र मिला है उसको हम शब्दों में लिख सकते हैं कि रेखीय त्वरण बराबर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या गुणे कोणीय त्वरण। तो ये रेखीय त्वरण बराबर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या गुणे कोणीय त्वरण। ये कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध हुआ a इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, जहां a क्या है, रेखीय त्वरण है, r वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है और अल्फा कोणीय त्वरण है। तो कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण में संबंध पढ़े आप, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पढ़े, है ना, कैसे व्युत्पत्ति करना है। और इस पूरे चैप्टर को आप जो है फेयर कॉपी बनाएंगे, नोट्स कंप्लीट करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और भी क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह बताएंगे। ये चैप्टर लगभग समापन की ओर है, रिवीजन करते रहिए आप।